शेयर्स खरीद सकते हैं, ये तो सभी को पता है। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इंडिया के टॉप 50 शेयर्स के ग्रुप को खरीद लूं, मैं इस पूरे ग्रुप को खरीद लूं, और ओवर द टाइम पीरियड ये बदलता रहेगा, जैसे जैसे 50 में ऊपर नीचे कंपनीज जाएंगी ये भी चेंज होता रहेगा, तो मैं तो सिक्योर हूँ क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज तो हमेशा प्रॉफिट में ही जाएंगी। तो ये पॉसिबल है। इसके लिए एक चीज होती है जिसका नाम है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इसे इंडेक्स बोला जाता है ना, ये इंडेक्स है। तो आप एक चीज खरीद सकते हो जिसे बोलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उसमें एसआईपी कर सकते हैं हम, और उसके एसआईपी होता है टुकड़ों टुकड़ों में पैसे देना, हर मंथ कुछ कुछ पैसे देना, और उसके थ्रू जैसे जैसे ये ग्रो करेगा हम भी पैसे कमाएंगे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ वही चीज कि इसका क्या प्रूफ है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाएगी ही। अर्पण को डाउट आया है। हाँ जी अर्पण। सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मान लो कि अभी इस वक्त सर इंडिया की जो इकोनॉमी है हाँ जी। वो सर अभी गिर चुकी है, तो फिर अब शेयर मार्केट भी गिर चुकी होगी। हाँ जी। ठीक है, तो सर अगर हम अभी इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि आगे जाके मार्केट पक्का अच्छी ही होगी। हाँ, यही यही क्वेश्चन है हमारा कि क्या गारंटी है कि इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी, अचानक से नीचे चली गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी 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 चेक कर लेते हैं, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जो दिखाएगा सेंसेक्स की परफॉर्मेंस फ्रॉम द डे, जब उसका इंसेप्शन हुआ, जब वो बना, तब से लेके आज तक। तो वो ग्राफ मैंने पहले ही खोला हुआ था, देखो, ये सेंसेक्स का ग्राफ है। ये कब से है? 1979 से। ये 1979 कुछ यहाँ है, इस पर देख रहे हो 297, ये शुरू हुआ था तो 100 से शुरू हुआ था। और ये देख रहे हो, अब ये कुछ स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1991 तक ऑलमोस्ट सेम रहा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? इंडिया पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ये सभी ने पढ़ा है कि 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। 1991 में आकर के बाहर की कंपनीज और गवर्नमेंट ने मार्केट्स को ओपन किया दूसरी कंपनीज के लिए, उसके बाद से ही तो कंपनीज को प्रॉफिट होना शुरू है, उससे पहले तो वो काम ही नहीं कर सकते थे। तो अब आप देखो 91 से ये स्टॉक मार्केट क्या हुई, ये सेंसेक्स दिखा रहा हूं मैं आपको कि सेंसेक्स ने कैसे ग्रो किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। अब यहाँ पर देखो 597 पॉइंट्स पर आई है, और ये अब यहाँ पर जो आप ये डिक्लाइन देख रहे हो ना, ये कोरोना वायरस की वजह से है। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं उससे पहले ये कितना पहुंच चुका था, कुछ यहाँ हमें 40 40 कुछ थाउजेंड पे था, ये 42,000 पर पहुंच चुका था। तो अ, अब अब आगे भी ये ऊपर ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हम तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने हैं ना, ये तो हो चुका, इतनी ग्रोथ तो हो चुकी, आगे भी ग्रो करेगा, ये हम कैसे श्योरली कह सकते हैं? वो उस पर भी आते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ आप एक डिक्लाइन देख रहे हो 2008 में, ये देख रहे हो, ये स्टॉक मार्केट अचानक से यहाँ से नीचे आई है और उसके बाद ऊपर गई है, ये 2008 का ग्रेट डिप्रेशन था। आपको इंडेक्स फंड में अगर स्टॉक मार्केट में इस चीज पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या? आपको ये मानना है कि इंडिया आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब सेम इसी पे रहेगी, अभी हमारा जीडीपी क्या है, अराउंड $3 ट्रिलियन, अगर आप ये मानते हो कि आने वाले टाइम में अगले 10-20 साल में ये सेम रहेगा, इतना ही रहेगा, या फिर नीचे ही आएगा ये, तो आपको, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि आप ये देखो, अगर इंडिया की इकोनॉमी नीचे आ रही है मतलब लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम है तो लोग चीजें कम खरीद रहे हैं, तो फिर तो कंपनीज को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा ना, फिर तो स्टॉक मार्केट का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ इस पे रिलाय करता है कि कंपनीज ग्रो करेंगी। वो ग्रो कैसे करेंगी? कि लोगों के पास पैसा हो और लोग चीजें खरीदें, तभी तो प्रॉफिट होगा हमें। अब क्वेश्चन ये था कि कितने टाइम के लिए वेट करना चाहिए। अब तुम ये देखो, मैं सोचो कि हम बैठे हैं यहाँ इस पॉइंट पे, ये जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये दिसंबर 2007, ये सेशन चल रहा है दिसंबर 2007 में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी पे बेट कर दो, आप यहाँ इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो, और आपने कर दिए। आपने यहाँ इस पॉइंट पे दिसंबर 2007 पर मेरी बात मान करके पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? ये तो डाउनफॉल आ गया, यहाँ से देख रहे हो, नीचे 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 नीचे। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन आ गया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज पैसे इन्वेस्ट करोगे और अगले 3 साल में कुछ हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। 2-3 साल के लिए पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि मार्केट्स नीचे आएंगी, मार्केट्स ऐसे ही वर्क करती हैं, बट आपको लॉन्ग रन देखना है, आपको 10 साल देखने हैं। इस पूरे मैप में,
इस पूरे ग्राफ में आप कोई भी 10 साल का पीरियड देख लो, कहीं पर भी, चाहे आप उसे इस पॉइंट पर देख लो, यहाँ से 10 साल आगे देख लो, 17 पर जाते हैं, ये 7 है ना, 17 पर जाते हैं, यहाँ मार्केट कितने पर थी? 20,000 पॉइंट्स पर। 10 साल के बाद कितने पर है? 32,000 पॉइंट्स पर। 2 या 3 साल में मैं आप कोई भी नहीं बोल सकता कि मार्केट्स कहाँ होंगी। पॉसिबिलिटी है हमेशा की नीचे होंगी, ऊपर होंगी, बट हम 10 साल में श्योरली बोल सकते हैं कि ग्रोथ होगी। तो अगर मैं आज तुम्हें कुछ बोलूं और तुम ये कर लो, हो सकता है अगले 2 साल में आप लॉस में ही रहो, क्योंकि मार्केट अचानक से नीचे गिर जाए। तो इन्वेस्टमेंट, यही फर्क होता है इन्वेस्टर में और स्पेक्यूलेटर में। जिन लोगों को लॉस होता है उनकी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस की कमी है। एक और चीज है जो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ टूल थ्रू विच मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जिन लोगों में पेशेंस नहीं है ना, उनका पैसा ट्रांसफर हो जाता है पेशेंट लोगों के टूवर्ड, क्योंकि वो वेट करते हैं। इम्पेशेंट लोग, अब वो, अगर आप इम्पेशेंट हो, आप क्या करोगे? आपने इधर एक इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ जब स्टॉक मार्केट ऊपर थी, उसके बाद जैसे ही ये गिरी आप डर गए और आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, लॉस में बेची। अगर आप वेट करते 5, 6, 10 साल, तो ये वापस ऊपर जा रही है। और अभी ये सेम चीज आप अभी देखो, अभी कोरोना वायरस से पहले पहले मार्केट्स थी कुछ 40,000 पॉइंट्स पर। कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली ये मार्केट्स नीचे गिरी हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस इज देयर टू स्टे विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये अगले 20 साल तक रहने वाला है हमारे पास, बेट तो आप तब भी मार्केट पे कर सकते हो। पता है क्यों? इस केस में किन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है आज के टाइम पे? किन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और उसके साथ साथ जो एफएमसीजी, जो ब्रेड एक्सेट्रा, आटा वगैरह। अभी मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि बाकी सारे काम रुक गए, बैंक्स रुक गए, काफी हद तक काफी आईटी सेक्टर रुक गया। तो इकोनॉमी ने तो धीरे धीरे ग्रो करना ही है। क्यों? क्योंकि लोग अगर ये नहीं खरीद रहे तो दवाइयां तो खरीद रहे हैं, एफएमसीजी के गुड्स तो खरीद रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये कंपनीज आ जाएंगी इंडिया की टॉप 50 में, अगर हम ये भी मान ले कि कोरोना वायरस तो रहेगा ही हमारे साथ, ये इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएंगी। ठीक, अब एक डाउट है लक्ष्य का, बोलो लक्ष्य। सर करेंसी की वैल्यू भी तो डिफर करती है। अगर आपने 1979 में कुछ कोई चीज खरीदी थी तो उसके बाद रुपए की वैल्यू गिरी भी तो कितनी है। आप इन्फ्लेशन बोल रहे हो? यस सर। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम। इन्फ्लेशन का रेट क्या इस ग्रोथ के रेट के बराबर है? पॉइंट ये है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ जो लिखा था कि स्टॉक मार्केट्स 1979 से 100 से आई हैं 42,000 पर, मतलब 420 टाइम्स का ग्रोथ है। तो क्या इन्फ्लेशन भी इस हिसाब से ग्रो करी है कि आज के टाइम पे चीजें 420 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली हैं? द आंसर इज नो। इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा थोड़ी ना हुई है कि सेम रेट पे ग्रो करे। पूछो अर्चित। सर जैसे हम किसी अच्छी कंपनी का शेयर लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है, तो निफ्टी में तो टॉप 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितना बड़ा शेयर उतनी कंपनी अच्छी। ये गलत है। हम जब, पता है, देखो, कंपनी की मार्केट वैल्यू, कंपनी कितनी अच्छी है या बुरी है, ये उसकी मार्केट वैल्यू से पता चलता है। ठीक, और मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? मार्केट वैल्यू निकलती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक, अब आपके एग्जाम्पल में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे छोटी वैल्यू वाले शेयर्स की कंपनी की वैल्यू बड़ी होगी। ये कैसे हो सकता है? हम मान सकते हैं कंपनी ए है, इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स। ठीक, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई कंपनी की? 1 करोड़। ठीक है, इसके शेयर की वैल्यू क्या है? एक शेयर है सिर्फ 100 का। अब मैं एक दूसरी कंपनी लेता हूँ बी, इसके टोटल शेयर्स मैं मान रहा हूँ बस 1000, और 1000 के भी क्या 100 कर देता हूँ। इसके 100 शेयर्स हैं, हर शेयर की वैल्यू है 1000 रुपीज। अब अगर तुम सिर्फ शेयर की वैल्यू कंपेयर कर लो तो हमें लगेगा कि बी कंपनी इज बेटर। आप शेयर की इंडिविजुअल प्राइस से नहीं बताओगे कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी है। मैं जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बस 1 लाख बना। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है 1 CR, जबकि इसका इंडिविजुअल शेयर है 100 का।
इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है 1 लाख और इसका इंडिविजुअल शेयर है 1000 का। यही वो चीजें हैं शेयर मार्केट्स की जो लोगों के दिमाग में गलत बैठी हैं। वो ये समझ लेते हैं जितना ज्यादा शेयर प्राइस उतनी अच्छी कंपनी। आपको अगर देखना है कि किसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, सिंपली गूगल पे जाओ, सर्च कर लो कि टॉप 50 कंपनीज विद बिगेस्ट मार्केट वैल्यू इन इंडिया, मिल जाएगी। या तो उसकी बैलेंस शीट में जाओ, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो मार्केट वैल्यू और फिर उस पे अराइव करो। सिर्फ शेयर प्राइस से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। ठीक है, किसी और को कुछ और डाउट? एक और डाउट बोलो। सर जीडीपी नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है? कि जीडीपी आपका डिक्लाइन कर रहा है। जैसे आज 2020 में इंडिया का जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन है, ठीक। नेगेटिव का ये मतलब है कि 2022 में ये कम हो जाए, 2.8 ट्रिलियन हो जाए, ये नेगेटिव होता है। ये गिर गया, जीडीपी कम, ग्रो नहीं कर रहा, कम ही हो गया, माइनस में चला गया। डाउट एक और है। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर हम अभी अगर मान लो इन्वेस्ट करते हैं तो सर क्या हो सकता है, ये सही टाइम है ना मतलब इन्वेस्ट करने का? अभी उस पे आते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए एक बिगिनर को, उस आदमी को जिसे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट का। तो अभी हम ये जान चुके हैं कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? कंट्री की इकोनॉमी पर। इतना हमने समझ लिया। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप इंडेक्स खरीदो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे बेट करो। आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे ये बेट करो कि ये फ्यूचर में ऊपर ही जाने वाली है। तो सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे मान लें कि आने वाले टाइम में भी इंडिया ग्रो करेगा, ना करे तो मैं ना इसमें आपको ये दिखा सकता हूँ कि जितनी भी दुनिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है दूसरी जो ये डेटा प्रेजेंट करती हैं, वो क्या बोलती हैं कि आने वाला टाइम इंडिया के लिए कैसा है, फेवरेबल है या नहीं है। ये एक बारी चेक कर लेते हैं। देखो, एक ना ये वीडियो है, अगर आप जाकर के YouTube पे ढूंढोगे ना कि कंट्री की जीडीपी प्रोजेक्शन, अब ऑल्दो ये बच्चों के, मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ ये, तो मैं उसे हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। और अच्छी मतलब दूसरे रिलायबल भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ये वाला देख लेते हैं, फ्यूचर टॉप 10 कंट्री प्रोजेक्टेड की टॉप 10 कंट्रीज कौन होंगी फ्यूचर की जो ग्रो करेंगी, कितना जीडीपी होगा उनका। देखो ये अभी हम ऑलमोस्ट यही है 2018। इंडिया देख रहे हो कहाँ है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। इंडिया 7th पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन। ठीक है, हम 7th पोजीशन पर है $3 ट्रिलियन के साथ। यूएसए कहाँ पर है? $17 ट्रिलियन। चाइना कहाँ है? $12 ट्रिलियन। ये हमसे बहुत आगे है। अब क्या फ्यूचर है इंडिया का, क्या प्रोजेक्शंस लोग बनाते हैं, तो आप इसमें ही आगे करते जाएंगे। तो हम जब तक यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर देख रहे हो 2060। अब तुम बोलोगे इतनी आगे 2060, चलो पहले थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं 2040। 2040 आज से कितने साल के बाद आएगा? 20 साल के बाद। ठीक, 20 साल के बाद इंडिया कहाँ होगा? $3 ट्रिलियन से कहाँ पहुंच चुका है? $12 ट्रिलियन पर, और वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक, क्या इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा क्या? ऐसा कोई एस्टिमेट है? तो इसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं 2060। ये एस्टिमेटेड है कि 2060 के आसपास क्या होगा? इंडिया यूएसए को ओवरटेक कर लेगा जीडीपी के टर्म्स में। इंडिया की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी 2060 के आसपास। हम कहाँ पहुंच जाएंगे? यूएसए से आगे $32 ट्रिलियन के आसपास। ये जीडीपी की ग्रोथ है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर इंडिया का जीडीपी इस हिसाब से ग्रो करेगा, और 2060 आज से कितना टाइम आ गया? 40 ईयर्स आगे। अभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना आगे का क्या करना है 40 ईयर्स के बाद। तो मैं उसका आंसर भी दूंगा कि क्यों सब लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो 40 ईयर्स, 20 ईयर्स, इतना बड़ा टाइम, वो भी अभी हम समझते हैं। तो हम कहाँ पहुंचे हैं 2060 पर, और यहाँ पहुंच गए। और जब तक ये सेंचुरी एंड होगी तो इंडिया का जीडीपी बहुत ही बड़ा हो चुका होगा। ये देखो कुछ 78 ट्रिलियन के आसपास है, वर्ल्ड की 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी। अभी डाउट्स हैं बच्चों के? हाँ बोलो अर्चित। सर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन वाइज हमारी हेल्प मिल रही हो। पॉपुलेशन वाइज हेल्प मिल रही हो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, तो उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हाँ, तो उतने ज्यादा प्रोडक्ट, तुम भी तो वही बोल रहे हो, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतना ज्यादा ही तो कंपनीज को प्रॉफिट होगा।
सर अगर आपने जब 2018 का लगाया था तो कनाडा इंडिया से नीचे था जीडी इकोनॉमी वाइज। कनाडा इंडिया से नीचे ही है। हाँ नीचे था, तो तब भी कनाडा को मोर फेवरेबल क्यों माना जाता है? किस चीज के लिए? किसी भी भाई, अगर कोई भी जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी कोई भी पढ़ने जाना चाहता है तो सब वहां सेटल क्यों होना चाहते हैं कनाडा में, जबकि इंडिया की इकोनॉमी तो उससे 2018 में ही बहुत बड़ी थी, तो हाँ फ्यूचर में तो और ग्रोथ है। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि हम जीडीपी अगर पर पर्सन देखें तो हम बहुत पीछे हैं। अब ये समझ लो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि अगर हम 2018 में भी इतने ज्यादा, हम 2018 में कहा फिफ्थ या सिक्स बिगेस्ट इकोनॉमी पर है, कनाडा हमसे नीचे है, इटली हमसे नीचे है, फ्रांस हमसे नीचे है, इंग्लैंड हमसे नीचे है, तो हमें पुअर कंट्री क्यों बोला जाता है? अब ये चीज समझना, हमारा जो जीडीपी है $3 ट्रिलियन, ठीक, ये इंडिया का जीडीपी है। ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुका है और मनकीरत इसका आंसर दे भी चुका था। मनकीरत ही बता देगा कि हमें क्यों गरीब समझा जाता है। मनकीरत बताना जरा अर्चित को कि हम तो बराबर है जीडीपी के टर्म्स में। बताओ मनकीरत। खैर मनकीरत का माइक ही नहीं अनम्यूट हो रहा, कोई बात नहीं। उसका रीजन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन, ये जीडीपी बनाया है 125 करोड़ लोगों ने। समझ रहे हो, इतने सारे लोग काम करके ये जीडीपी बना रहे हैं। यूके की पॉपुलेशन कितनी है, कुछ शायद 10 CR। ये जीडीपी बनाया है 10 करोड़ लोगों ने। इसलिए हम एक डेवलपिंग और टू बी वेरी ऑनेस्ट पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में ही आते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है भाई? यूके के तो ऑलमोस्ट सभी लोग अमीर हो चुके हैं ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है? क्योंकि ये अमीर और कितना अमीर होंगे, बट इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी मिडिल क्लास भी नहीं है। तुम सोचो, जैसे जैसे इन लोगों की अर्निंग्स बढ़ेगी, ये लोग मिडिल क्लास की टुवर्ड्स आएंगे, तो ये लोग भी तो और डिमांड करेंगे। ये लोग और फोन्स की डिमांड करेंगे और एफएमसीजी गुड्स की डिमांड करेंगे, दूसरी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली कंपनीज को प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। इस वजह से इंडिया का फ्यूचर ही उसकी पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन इज इंडियाज बिगेस्ट बोन एंड इट्स बेन। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है और बहुत बड़ा फायदा भी है। फायदा ऐसे है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सोचो, अगर सब काम करने लग जाए और सबके पास अच्छी इनकम हो, तो कितना पैसा इकोनॉमी में आपका सर्कुलेट होगा और कितना प्रॉफिट्स होगा आपकी कंपनी को। हेमंत आप पूछ लो। सर ये जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है वीडियो के अंदर, ये है कि इंडिया सरपास कर जाएगी बाकी इकोनॉमीज को। हाँ जी, ये किस बेस पर है? यस सर। देखो, इसका पता है बेस क्या है? इसका बेस ये है कि हमें हर कंट्री का जीडीपी ग्रोथ पता है। हमें पता है कौन सी कंट्री किस जीडीपी के ग्रोथ पर रेट। देखो इंडिया का पता है कितना था, अभी तो खैर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, पर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 8% ग्रोथ कर रही थी हर साल। हम हर साल 8% ऊपर बढ़ जा रहे थे। यूएसए पता है हर साल कितना ऊपर जाता है, या यूरोप हर साल कितना ऊपर जाता है? 2%। तो हम, और ये बोला जाता है कि ये पॉसिबल है कि इंडिया 10% के हिसाब से भी हर साल ग्रो करे। तो ऑल्दो अभी हमारा साइज छोटा है, पर अगर तुम 10% हर साल ग्रो करते हो और वो इकोनॉमीज जो बड़ी हैं वो हर साल सिर्फ 2-2% ग्रो करती हैं, तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो तुम उन्हें सरपास कर जाओगे ना। ये इसका बेसिस ये है। बोलो अनिकेत। सर जो आपने वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता है बंदा 50 कंपनीज में? आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। एक मिनट रुको, हेमंत बोलो। सर मैं ये कह रहा था, अगर इंडिया की जीडीपी 10% से अगर आगे ग्रो करेगी हमें लगता है, तो हम क्या ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी भी 10% से ग्रो करेगा? निफ्टी हो सकता है उससे ज्यादा से ही ग्रो करे। निफ्टी के सर कि जितनी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, निफ्टी उससे ज्यादा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी हम उस पे आएंगे कि इंडेक्स फंड एवरेज एक साल में कितना रिटर्न देता है, उस पर भी हम आएंगे। एक पहले तुम्हारे डाउट तो खत्म हो, मैं तो अभी उसी में ही लगा हुआ हूँ। सही है, डाउट है? सर दो डाउट है। पहला ये सर, अभी ये पॉसिबल है कि इंडिया में ऑयल के प्राइस गिर जाए जैसे यूएसए में गिर चुके हैं बहुत ज्यादा? इंडिया में वो एक अलग चीज है, वो टैक्सेशन पे चला जाता है। इंडिया में ऑयल के प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स कम नहीं किया। जितना ऑयल इंडिया पर आता है ना, अगर जैसे आपके पास ऑयल आ रहा है ₹20 पर लीटर,
आपको ये मिलता है, ये गवर्नमेंट इतने पे खरीदती है, फिर गवर्नमेंट इसमें अपना टैक्स जोड़ती है, उन्होंने जोड़ दिया ₹50 टैक्स के, टोटल कितना हो गया ₹70। अब ये प्राइस अगर कम चला जाए, ये और कम हो जाए, ये हो जाए 15, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, 55 कर देगी, वो इसको 70 रखेगी। अब तुम बोलोगे बहुत अनफेयर है, और होता भी क्या है कि हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं जहाँ ये लिखा होता है कि इस कंट्री में ऑयल का प्राइस इतना, हमारी में इतना ज्यादा, ये तो बहुत गलत है। उसका रीजन पता है क्या है? गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने के दो सोर्स हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब ये दूसरी जगह चले जाएंगे हम। प्रॉब्लम ये है, इंडिया में कोई डायरेक्ट टैक्स देता ही नहीं है। इनकम टैक्स इंडिया में सिर्फ 3% लोग देते हैं। तो तुम सोचो 125 सीआर में से सिर्फ 3% लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं बचता, वो फिर दूसरे तरीकों से टैक्स लेने की कोशिश करती है आपसे। अगर लोग ये चीज सुधार लें, अगर इसमें से 50% लोग डायरेक्ट टैक्स देना शुरू कर दें, ये अपने आप गवर्नमेंट कम कर देगी। पर गवर्नमेंट के पास कलेक्शन ही नहीं होती टैक्स की, तो वो क्या करे, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाती है फिर वो, इसलिए। अब देखो, हम यहाँ तक ये चीज देख चुके हैं। अब तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे कि क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस ग्राफ पे मैं अगर दोबारा आऊं कि आज इंडिया ये 40,000 पे थी पहले, ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और रिसेंट पर आ जाता हूँ, मैं 5 ईयर्स पे आ जाता हूँ। देखो, हम यहाँ पर थे एक टाइम पर, 5 ईयर्स से भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 ईयर पर। देखो, हम यहाँ पर थे कोरोना वायरस से पहले, और हम अचानक से नीचे गिरे हैं ड्यू टू ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ है, इससे एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मार्केट दोबारा नहीं आने वाली 41 पे? अगर आपको ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई रिटर्न प्रूफ तो कहीं है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये कहीं लिखा है कि यहाँ से ऊपर आएगी ही आएगी। आपको लगता है कि इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी, हम दोबारा उस लेवल पे जाएंगे और उससे भी ऊपर जाएंगे, हमारा फ्यूचर ब्राइट है, इंडिया ग्रो करेगा, जो आज तक तो ग्रो करता ही आया है। अब मुझे नहीं पता कि अचानक से ऐसा क्या, मतलब आप क्या सोचते हो कि कोई एस्टेरॉइड आके गिर जाएगा हमारे ऊपर और बस मैनकाइंड खत्म हो जाएगी? तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कोई भी केस इमेजिन करते हो जहां मैनकाइंड ही खत्म हो रही है, फिर तो तुम अपने पैसे घर में रखो, तुम उसे बैंक में इन्वेस्ट कर दो, या तुम कुछ भी और उस पैसे का करो, वो यूजलेस तो तब भी हो जाएंगे ना। अगर आप कोई भी ऐसा केस इमेजिन करते हो जहां ह्यूमन पॉपुलेशन ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो फिर तो मेरा पॉइंट है, फिर तो मैटर ही नहीं करता ना कि पैसा घर पे पड़ा है या स्टॉक मार्केट में है, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप इमेजिन क्या करोगे कि हाँ, ह्यूमन रेस कंटिन्यू करेगी, उस केस में क्या हो सकता है कि इंसान एग्जिस्ट कर रहे हो और कंट्री गिर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है इंडिया के साथ? अगर आप कोई सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना, फिर आपको इस तरफ आना ही नहीं चाहिए। अब हम यहाँ हैं इस टाइम पर 31,000। दूसरी चीज जो कि कई बार होता है कि ऐसे सेशंस के बाद क्या होता है, स्टूडेंट सीधा दौड़